आज से करीब 30 साल पहले एक फिल्म आई थी जिसका नाम था दे लिव। एक ऐसी फिल्म जिसे बनाया गया था इस दुनिया की सच्चाई दिखाने के लिए, वो सच्चाई जो आपसे आज भी छुपाई जा रही है, क्योंकि जब तक आप सोते रहोगे वो जीते रहेंगे। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि आज मैंने इस टॉपिक के ऊपर वीडियो क्यों बनाई है। उसकी वजह यह है कि यह फिल्म जिसका नाम दे लिव है, इसे पूरी तरीके से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के ब्रेन वॉशिंग एजेंडा को एक्सपोज करने के लिए बनाया गया था। इस फिल्म का मेन मकसद लोगों को ये दिखाना था कि आज किस तरीके से मीडिया के जरिए, एडवर्टीजमेंट के जरिए, टीवी के जरिए हमारा ब्रेन वॉश किया जा रहा है, हमारे माइंड को प्रोग्राम किया जा रहा है। ये फिल्म आज से करीब 30 साल पहले यानी 1988 में रिलीज की गई थी। इस फिल्म में मेन एक्टर एक रॉडी पाइपर नाम के शख्स थे जिनकी अब अफसोस मौत हो चुकी है। तो आज मैं बेसिकली इस वीडियो में आप लोगों को इस फिल्म की स्टोरी बताने के साथ साथ आप लोगों को ये पूरी फिल्म भी दिखाने वाला हूँ, ताकि आपको एक नजरिया मिल पाए ये जानने का कि जिन सीक्रेट सोसाइटीज की हम बात किया करते हैं वो असल में हमारी दुनिया पर कंट्रोल आखिर कर कैसे रहे हैं। और इस फिल्म को देखने से पहले आप अपने दिमाग में ये बात डाल लें कि इस फिल्म को सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं बनाया गया था। इस फिल्म के एक्टर रॉडी पाइपर ने ट्विटर पर ऑफिशियली इस बात को कंफर्म किया था कि दे लिव इज अ डॉक्यूमेंट्री, यानी ये फिल्म पूरी तरीके से हकीकत को देखते हुए बनाई गई है। लेकिन इस फिल्म में कहीं पर भी इल्यूमिनाटी, रॉथस्चाइल्ड या किसी और सीक्रेट सोसाइटी का नाम नहीं लिया गया है। जाहिर सी बात है कि जिन लोगों ने इस फिल्म को बनाया है उन्हें अपनी जान की फिक्र तो होगी ही, इसलिए उन्होंने बिना नाम लिए हर जगह पर दे शब्द का इस्तेमाल किया है कि वो ऐसा कर रहे हैं, वो हमें कंट्रोल कर रहे हैं। इस फिल्म की शुरुआत होती है एक सीन के साथ, जहाँ पर हम देखते हैं कि इस फिल्म के मेन एक्टर यानी रॉडी पाइपर एक शहर में टहलते हुए नजर आते हैं और टहलते टहलते वो एक चर्च के पास जा पहुंचते हैं, जहाँ वो ये देखते हैं कि उस चर्च का एक पादरी उस शहर में रहने वालों को एक वार्निंग दे रहा होता है कुछ ऐसे लोगों के बारे में जिनके पास इतनी ज्यादा पावर है कि उन्होंने सीक्रेटली हमारे एजुकेशन सिस्टम से लेकर हमारी गवर्नमेंट तक सारी चीजों पर कब्जा किया हुआ है, लेकिन हमें इस सच्चाई से अंधा करके बहुत दूर रखा जा रहा है ताकि वो लोग हमारा इस्तेमाल कर सकें। जरा आप भी सुनिए। They have taken the hearts and minds of our leaders. They have recruited the rich and the powerful, and they have blinded us to the truth. Our human spirit is corrupted. Why do we worship greed? Because outside the limit of our sight, feeding off us, perched on top of us from birth to death, are our owners. Our owners. They have us. They control us. लेकिन रॉडी पाइपर को ये सारी बातें एक बकवास लगती हैं और वो उस जगह से चले जाते हैं। आगे इस फिल्म में कुछ ऐसे सीन्स आते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि लोग बिल्कुल ब्लैंक होकर टीवी स्क्रीन की तरफ घूर रहे होते हैं, जैसे टीवी के जरिए उन्हें हिप्नोटाइज किया जा रहा हो। आगे बढ़ते ही हम देखते हैं कि काफी सारे घरों में लोग इकट्ठे होकर टीवी देख रहे होते हैं, लेकिन अचानक उसी वक्त एक अजीब सी घटना होती है। हमारे सामने एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन सामने आती है, एक ऐसा ग्रुप सामने आता है जो कि इन रूलिंग क्लास एलिट्स या कह लीजिए कि इल्यूमिनाटी के खिलाफ काम कर रहा होता है, और इन एलिट्स की सच्चाई लोगों को बताने के लिए उस शहर के सारे टीवी चैनल्स को हैक करके टीवी पर सबके सामने वो ग्रुप एक वीडियो जारी करता है। The movement was begun 8 months ago by a small group of scientists who discovered, quite by accident, these signals being sent through. It's giving me a headache. Yeah, tell me about it. Us took the hackers months to figure out how to do this. The poor and the underclass are growing. Racial justice and human rights are non-existent. They have created a repressive society, and we are their unwitting accomplices. इसके बावजूद भी लोगों को ये बातें एक बकवास, एक सर दर्द से ज्यादा और कुछ नहीं लगती, और लोग अब भी इस सच्चाई को मानने से इनकार कर रहे होते हैं, जैसा आज असल में हमारी दुनिया में होता भी है। ये सब देखने के बाद रॉडी पाइपर एक अजीब सी चीज नोटिस करते हैं। उन्होंने देखा कि अभी जो इंसान टीवी पर आ रहा था वो इंसान बिल्कुल उन्हीं बातों को दोहरा रहा था जो बातें अभी थोड़ी देर पहले चर्च का पादरी कह रहा था। ये देखने के बाद रॉडी पाइपर को उस चर्च के पादरी पर शक हो जाता है। उन्हें ऐसा लगने लगता है कि इस पादरी का कुछ कनेक्शन इस ग्रुप के साथ जरूर है, जो ग्रुप इन एलिट्स या कह लीजिए इल्यूमिनाटी के खिलाफ काम कर रहा है। अब इस बात की तह तक जाने के लिए रॉडी पाइपर उस चर्च में जा घुसते हैं, जहाँ पर वो ये देखते हैं कि दीवार पर एक मैसेज लिखा हुआ है, दे लिव वी स्लीप। इसका मतलब हुआ वो जी रहे हैं और हम सो रहे हैं। ये इस फिल्म का एक बहुत पावरफुल मैसेज है, जिसमें हमें ये बताया जा रहा है कि जो एलिट्स हमारे ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं वो लोग हमें इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी शान से जी रहे हैं।
फिर यहाँ हम लोग हैं जो कि एक झूठे समाज में जी रहे हैं जहाँ हमें ब्रेन वॉश करके हमें नींद में रखा जा रहा है। आगे इस फिल्म में हम देखते हैं कि रॉडी पाइपर को इस ग्रुप के बारे में कुछ बातें पता चलती हैं कि ये एक ऐसा ग्रुप है जो इस दुनिया के रूलिंग एलिट्स को एक्सपोज करने की कोशिश कर रहा है और इन लोगों ने इस चर्च के नीचे एक अंडरग्राउंड बेसमेंट में अपना हेडक्वार्टर भी बना रखा है। लेकिन इसके कुछ ही वक्त बाद पुलिस को इस हेडक्वार्टर के बारे में जानकारी मिल जाती है। इस वजह से इस चर्च के ऊपर एक बहुत बड़ी रेड की जाती है और इस चर्च को पूरी तरीके से तहस नहस करके वहाँ की सारी चीज़ों को बर्बाद कर दिया जाता है। काफ़ी लोगों को ज़बरदस्ती अरेस्ट भी किया जाता है। इस वजह से उस शहर में एक लड़ाई झगड़े का माहौल बन जाता है क्योंकि जो एलिट्स पावर में हैं वो लोग नहीं चाहते कि हमारी सच्चाई किसी के भी सामने आए। अब इन सब चीज़ों को देखने के बाद रॉडी पाइपर को भी ऐसा लगने लगता है कि इस दुनिया में कुछ तो गलत हो रहा है। इसलिए वो दोबारा उस चर्च में जा घुसते हैं जहाँ जाने के बाद वो दो अजीब चीज़ें नोटिस करते हैं। पुलिस ने उस दीवार को पेंट से ढक दिया है जिस दीवार पर वो मैसेज लिखा हुआ था, दे लिव वी स्लीप। इस चीज़ से साफ जाहिर था कि पुलिस नहीं चाहती थी कि कोई भी इस मैसेज को पढ़े। दूसरा, उस चर्च में उन्हें एक बॉक्स मिलता है जिसमें बहुत सारे चश्मे यानी सन ग्लासेस भरे होते हैं। हालांकि पहले रॉडी पाइपर को लगता है कि ये एक मामूली साधारण से चश्मे हैं जिन्हें किसी ने वहां छोड़ रखा है, लेकिन जब उन्होंने इस चश्मे को अपनी आंखों पर लगाया तब उन्हें समझ में आया कि ये कोई साधारण चश्मे नहीं हैं। इन चश्मों की मदद से उस सच्चाई को देखा जा सकता था जो हमसे छुपाई जा रही है। जब रॉडी पाइपर ने इस चश्मे को लगाकर एक एडवर्टीजमेंट बोर्ड की तरफ नजर डाली तब उन्हें एक बहुत हैरान कर देने वाली चीज़ दिखी। उन्होंने देखा कि इन बोर्ड्स में अलग अलग तरह के सब्लिमिनल मैसेजेस छुपे हुए हैं जिनकी मदद से हमारे दिमाग को प्रोग्राम करके हमें कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर एक सब्लिमिनल मैसेज है ओबे का, यानी सिर्फ और सिर्फ हमारी बात मानो। मैरी एंड रिप्रोड्यूस यानी शादी करो और बच्चे पैदा करो। नो इंडिपेंडेंट थॉट्स यानी अपनी सोच और समझ को इस्तेमाल मत करो। और ऐसे ही अलग अलग सब्लिमिनल मैसेजेस को हमारे शहर में चारों तरफ बिखेर दिया गया है जिससे लगातार हमारी माइंड प्रोग्रामिंग करके हमें नींद में रखा जा रहा है ताकि इन लोगों की असलियत कभी दुनिया के सामने आ ही ना पाए। आगे हम देखते हैं कि जब रॉडी पाइपर इस चश्मे लगाकर एक बुक स्टॉल की तरफ जाते हैं तब वो वहाँ देखते हैं कि हम जिन न्यूज़ मैगजीन्स या हॉलीवुड मैगजीन्स में सेलिब्रिटीज़ और पॉलिटिशियंस के बारे में पढ़ते हैं उनमें सिर्फ बेकार की बातें लिखी होती हैं जिनका कोई मकसद नहीं सिवाय हमें सच्चाई से दूर भटकाए रखकर हमें अपने फ़ायदे के लिए ब्रेन वॉश करने के। और इसके बाद आता है इस फिल्म का सबसे इम्पोर्टेंट सीन। What's your problem? I said, what's your problem? जब रॉडी पाइपर अपनी नज़र इन मैगजीन से हटाकर एक इंसान की तरफ डालते हैं तब ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि वो लोग इंसान नहीं बल्कि रेप्टिलियंस हैं। ऐसे लोग जिनके अंदर इंसानियत का नामो निशान तक नहीं होता। और इसी जगह रॉडी पाइपर को पैसों की भी असलियत दिखाई देती है। दिस इज़ योर गॉड यानी पैसों को हमारा खुदा बनाया जा रहा है, जो कि बिल्कुल सही बात है। आज अगर हम अपनी दुनिया में भी देखें तो यहाँ पर भी लोग पैसों के लिए दूसरों की जान लेने को तैयार हैं। कुछ लोग पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आगे इस फिल्म में रॉडी पाइपर एक ग्रोसरी शॉप में जाते हैं और वहाँ उन्हें क्या देखने को मिलता है वो ज़रा आप भी देखें।
vital. The old cynicism is gone. We have faith in our leaders. We're optimistic as to what becomes of it all. It really boils down to our ability to accept. We don't need pessimism. Our nation, our ideal of vision. Excuse We don't want me. to just survive. You know, We want to you look like your head succeed. fell in the cheese dip back in 1957. You see, I take these glasses off. She looks like a regular person, doesn't she, huh? Put them back on. Formaldehyde face. That's what we got. Enough out of you. You get out or I call the cops. God, the cops. You know what you need? You need a Brazilian plastic surgeon. I've got one that can see. ये बातें सुनने के बाद इन रिप्टिलियंस को ये पता चल जाता है कि ये इंसान यानी रॉडी पाइपर हमारी असलियत जान चुका है, इसलिए वो फौरन पुलिस को इस बारे में खबर दे देते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई भी उन्हें एक्सपोज करे। अब रॉडी पाइपर को लगने लगता है कि वो इन सब से अकेले नहीं लड़ सकते, इसलिए वो अपने दोस्त जिनका नाम फ्रैंक था उसे भी इन सारी चीज़ों के बारे में बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन फ्रैंक रॉडी पाइपर की बातों पर यकीन नहीं करता और उन्हें एक पागल समझता है और उनकी बातों को सुनने से ही इनकार कर देता है, जिस वजह से फ्रैंक और रॉडी पाइपर के बीच में काफ़ी झगड़ा भी होता है। लेकिन आखिर में रॉडी पाइपर किसी तरह से फ्रैंक की आंखों पर वो चश्मा लगाने में कामयाब हो जाते हैं। तब जाकर फ्रैंक को सारी असलियत पता चलती है और वो रॉडी पाइपर की मदद करने को तैयार हो जाता है। ये सीन असल में ये दिखाने को बनाया गया था कि आज जब हमारे जैसे लोग जिन्हें सच्चाई के बारे में पता है जब अपने दोस्तों को इन चीज़ों के बारे में बताने की कोशिश करते हैं तब वो भी बिल्कुल फ्रैंक की तरह हमें भी बेवकूफ़ समझते हैं। खैर, आगे हम देखते हैं कि फ्रैंक और रॉडी पाइपर दोनों ही जाकर उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं जो ग्रुप शुरुआत से इन एलिट्स को एक्सपोज करने की कोशिश कर रहा होता है। कुछ टाइम बाद उसी ग्रुप की एक मीटिंग होती है जहां रॉडी पाइपर को यह पता चलता है कि कुछ ऐसे इंसान भी हैं जो इन एलिट्स के हाथों, इन रिप्टिलियंस के हाथों बिक चुके हैं, वो भी इन्हीं के लिए काम कर रहे हैं, ठीक जिस तरीके से आज कुछ हॉलीवुड स्टार्स और सिंगर्स इल्यूमिनाटी के हाथों बिक चुके हैं। लेकिन इस मीटिंग के दौरान ही अचानक से उस बेसमेंट में पुलिस की रेड हो जाती है जहां पर पुलिस बिना कुछ सोचे समझे पागलों की तरह लोगों पर गोलियां चलाने लगती है, लेकिन फ्रैंक और रॉडी पाइपर किसी तरीके से अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलते हैं और इसी दौरान वो दोनों एक टीवी चैनल चलाने वाली कंपनी की बिल्डिंग में जा घुसते हैं जहां उन्हें ये पता चलता है कि इन एलिट्स ने कुछ ऐसे रेडियो टावर्स लगा रखे हैं जिनकी मदद से खतरनाक रेडिएशन छोड़ जाते हैं और इन्हीं रेडिएशन की मदद से इस शहर में रहने वाले लोगों को ब्रेन वॉश रखा जा रहा है। अब ये सुनकर ये दोनों बिल्कुल ठान लेते हैं कि हमें इन रेडियो टावर्स को तबाह करना ही होगा और इसके लिए उन्हें किसी तरीके से इस बिल्डिंग की छत पर जाना होगा क्योंकि वही वो जगह है जहाँ पर इन टावर्स को लगाया गया है। पर छत तक पहुँचना काफ़ी मुश्किल था क्योंकि पुलिस भी इन दोनों का पीछा करते हुए उस बिल्डिंग तक पहुँच चुकी थी। अब इसी बीच इन दोनों को एक औरत मिलती है जिसका नाम था हॉली टॉम्पसन, जो कि उस टीवी चैनल की नेटवर्क एग्जीक्यूटिव थी। हॉली टॉम्पसन शुरुआत में काफ़ी शरीफ और मदद करने वाली औरत नजर आती है, पर बाद में पता चलता है कि वो भी इन रिप्टिलियंस के हाथों बिक चुकी है और वो धोखे से फ्रैंक को गोली मार देती है। अब रॉडी पाइपर अकेले जाते हैं पर वो किसी तरीके से बचकर उन रेडियो टावर्स को तबाह करने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन अचानक से वहां पर पुलिस आ जाती है और रॉडी पाइपर पर गोली चला देती है। इस वजह से रॉडी पाइपर की वहां पर मौत हो जाती है। लेकिन मरते मरते रॉडी पाइपर को इस बात की खुशी होती है कि उन्होंने इन रिप्टिलियंस, इन एलिट्स का पर्दाफाश कर दिया है। जैसे ही टावर तबाह हो जाते हैं वैसे ही आम जनता की आंखों से पर्दा हट जाता है और सभी लोगों को इन रिप्टिलियंस का असल चेहरा साफ साफ नजर आने लगता है। वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखने के बाद शायद जो सबसे पहला सवाल आपके मन में आया होगा वो ये कि ये रिप्टिलियंस क्या हैं। कई सारे लोगों का ये मानना है कि ये रिप्टिलियंस एलियंस की एक ऐसी नस्ल है, एक ऐसी स्पीशीज़ है जो कि दिखने में आधे इंसान और आधे छिपकली जैसे होते हैं, जो कि आज से हज़ारों साल पहले हमारे अर्थ यानी हमारी दुनिया पर आए थे और ये आज भी अंडरग्राउंड बंकर्स में छुपकर गवर्नमेंट्स, बैंक्स, MNCs के ज़रिए हम इंसानों के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। ऐसा मैं नहीं मानता, ऐसा अमेरिका के 1 करोड़ 20 लाख लोग मानते हैं। जी हाँ, एक सर्वे के मुताबिक ये पता चला कि अमेरिका के 12 मिलियन लोग इस थ्योरी के ऊपर यकीन रखते हैं। इन लोगों का ये मानना है कि जो भी टॉप के ग्लोबल लीडर्स हैं जैसे ओबामा, ट्रंप, पुतिन, यहाँ तक कि मार्क ज़करबर्ग, क्वीन एलिजाबेथ, ये सभी रिप्टिलियंस हैं। कहा जाता है कि इन रिप्टिलियंस के पास रूप बदलने की ताकत होती है,
ये लोग जब चाहे तब इंसान के रूप में आकर इंसान जैसे दिख सकते हैं और जब चाहे तब अपने असली रेप्टिलियन फॉर्म में आ सकते हैं। इसे लोग शेप शिफ्टिंग कहते हैं। अब इसी शेप शिफ्टिंग की वजह से एक आम इंसान के लिए इन्हें पहचान पाना काफ़ी मुश्किल होता है कि कौन रेप्टिलियन है और कौन नहीं। अब जाहिर सी बात है कि अगर आप एक नॉर्मल इंसान होगे तो आपको ये सारी बातें बकवास और मनगढ़ंत लग रही होंगी, नो डाउट। लेकिन अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो मैं ये मानता हूँ कि रेप्टिलियंस की थ्योरी बिल्कुल सच है, लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरीके से लोग इसे पोर्ट्रे करते हैं। मैं ऐसा नहीं मानता कि रेप्टिलियंस एलियंस की कोई नस्ल है जो हज़ारों साल पहले हमारी दुनिया पर आए थे, बल्कि मैं ये मानता हूँ कि रेप्टिलियंस एक ऐसी अनसीन क्रिएशन है जिन्हें हम इंसान अपनी आंखों से नहीं देख सकते। ये वही फोर्सेस हैं जिन्हें डेविल या जिन या सेटन कहा जाता है। अब मैं ऐसा क्यों मानता हूँ इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा, और साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जिस सीक्रेट सोसाइटी की हम बात किया करते हैं अल्टीमेटली उसके पीछे आखिर है कौन। लेकिन अभी शायद कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये भूत प्रेत जिन शैतान वगैरह ये सब नौटंकी है, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। तो पहले मैं उनके सामने कुछ साइंटिफिक और बायोलॉजिकल फैक्ट्स रखकर ये क्लियर करना चाहूँगा कि ये चीज़ें वाकई में एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि अगर ऐसी चीज़ें हकीकत में नहीं होती तो आखिर क्यों दुनिया के हर एक रिलीजन, हर एक कल्चर में इन अनसीन क्रिएशंस का जिक्र मौजूद है। दुनिया के कई सारे अलग अलग हिस्सों में इन्हीं जिन या डेविल को अलग अलग नामों से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, फार ईस्ट और सेंट्रल अमेरिका के लोग इन्हें सरपेंट गॉड्स कहते हैं, जुलूस इन्हें चितौड़ी कहते हैं, बेबीलोन के स्यूमर इन्हें अनुनाकी कहते हैं, नॉर्थ अमेरिका के होपी इन्हें स्नेक ब्रदर्स कहते हैं, और नॉस्टिक्स इन्हें ऑर्कॉन्स कहते हैं। This reality that we're experiencing has been hijacked by a force that some ancient people call archons, but there's different names right across the ancient world for the same force, the same entities. And all over the world you see this. In the Far East, Central America and other places, they're known as the serpent gods. The Zulus call them the Chitahuri, the children of the serpent. They're the Anunnaki in Sumer, Babylon, now Iraq. There are snake brothers to the Hopi people of North America. They're the star people, many examples of that. They are the demons of Christianity. To the Gnostics, they are archons. And to the Islamic and pre-Islamic world, they're called the jinn. And in their prime form, they are energetic in nature. The classic Satan is called the deceiver and the demon of demons, as this demiurge is called the archon of archons. अब सवाल आता है कि आखिर क्यों हम इन चीज़ों को अपनी आंखों से नहीं देख सकते। उसकी एक वजह है, हम इंसान किसी चीज़ को देखते कैसे हैं। जब हमारे सामने रखी किसी चीज़ के ऊपर लाइट पड़ती है तब वो लाइट उस चीज़ के ऊपर से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पर आती है, तब जाकर हम उस चीज़ को देख पाते हैं। अब ये जो लाइट हमारी आंखों पर आ रही है इसकी एक अपनी वेवलेंथ होती है। अब ये वेवलेंथ क्या है? जिस तरीके से आप वज़न को किलोग्राम में तौलते हो, जिस तरीके से आप पानी को लीटर में तौलते हो, उसी तरीके से आप लाइट को वेवलेंथ में तौलते हो। अभी इस वक्त आपके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी की अपनी अपनी एक अलग अलग वेवलेंथ होती है, और हम इंसान सिर्फ उन्हीं चीज़ों को देख सकते हैं जिनकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर के बीच होती है। ये एक बायोलॉजिकल फैक्ट है, आप चाहें तो इसे चेक कर सकते हैं। अब ना आप 400 नैनोमीटर से कम वेवलेंथ की किसी चीज़ को देख सकते हो और ना ही आप 700 नैनोमीटर से ज़्यादा वेवलेंथ की किसी चीज़ को देख सकते हो। अब आप खुद ज़रा सोचिए कि जब हम इंसान सिर्फ 400 से 700 नैनोमीटर तक की वेवलेंथ की चीज़ों को ही देख सकते हैं, तो क्या इसका ये मतलब होता है कि इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं क्या वो सारी की सारी इसी 400 से 700 नैनोमीटर की इस रेंज के अंदर ही लाई करती हैं? उन चीज़ों का क्या जो इस रेंज से बाहर लाई करती हैं, जिनकी वेवलेंथ 200 नैनोमीटर है या 1000 नैनोमीटर है, जिन्हें देख पाना आपकी आंखों के लिए पॉसिबल ही नहीं है? असलियत यह है कि ये घोस्ट या जिन या डेविल ये सभी 400 नैनोमीटर से कम और 700 नैनोमीटर से ज़्यादा की वेवलेंथ में मौजूद होते हैं, और यही वजह है कि हम इंसान इन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते। खैर चलिए मैं आपको इसका एक और एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों ने रेडियो देखा है कभी? ऑब्वियसली देखा ही होगा। जब हम लोग रेडियो यूज़ करते हैं तो उसमें अलग अलग रेडियो चैनल्स होते हैं। ये रेडियो चैनल्स अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर आते हैं। 98.3 हर्ट्ज पर एक अलग रेडियो चैनल आता है, 103.5 हर्ट्ज पर एक अलग रेडियो चैनल आता है। तो ये होता क्यों है? भाई रेडियो तो मेरा एक ही है, इसमें दो अलग अलग चैनल्स कैसे आ रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि ये दोनों चैनल्स अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर ट्यून्ड हैं, एक 98.3 हर्ट्ज पर और दूसरा 103.5 हर्ट्ज पर। बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह हम इंसान भी इस दुनिया में एक अलग फ्रीक्वेंसी में जी रहे हैं, और ये रेप्टिलियंस या जिन या घोस्ट या डेविल ये भी इसी दुनिया में एक अलग फ्रीक्वेंसी में जी रहे हैं। जहाँ पर हमारी फ्रीक्वेंसी 400 से 700 नैनोमीटर तक की वेवलेंथ है, वहाँ पर इन रेप्टिलियंस की एक दूसरी फ्रीक्वेंसी है जो कि 400 से 700 की इस रेंज से बाहर लाई करती है। अब कभी कभी कुछ रेयर केसेस में जब हमारी और इन अनसीन एंटिटीज़ के फ्रीक्वेंसी के बीच कोई टकराव आती है तो उस वक्त हम लोगों को ये घोस्ट या जिन जैसी चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। अब मैं आपको एक और कमाल की बात बताता हूँ।
कुछ ऐसे जानवर हैं जो इन नॉन ह्यूमन अनसीन एंटिटीज़ को देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रोनाल्ड ड्यूग्लस की एक स्टडी के मुताबिक कुत्ते यानी डॉग्स की आईसाइट इंसानों से ज़्यादा होती है। रिसर्च में यह पाया गया कि डॉग्स 300 से 700 नैनोमीटर तक की वेवलेंथ की चीज़ों को देख सकते हैं, यानी इंसानों से 100 नैनोमीटर ज़्यादा। और इसी वजह से ये डॉग्स अल्ट्रा वायलेट रेंज में उन चीज़ों को देख सकते हैं जिन्हें हम इंसान अपनी आंखों से नहीं देख सकते। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि इन रेप्टिलियंस का इल्यूमिनाटी के साथ क्या लेना देना है। ये जानने के लिए पहले आपको ये जानना होगा कि जिस सीक्रेट सोसाइटी की हम बात किया करते हैं उसके पूरे सिस्टम के पीछे आखिर है कौन। तो देखिए, इस सिस्टम में कई सारे लेवल्स हैं जहाँ पर सबसे पहले ये पॉलिटिशियंस आते हैं। लेकिन क्या सारा कंट्रोल इनके हाथ में है? जी नहीं, ये सिर्फ इस सिस्टम के पपेट्स हैं। फिर चाहे वो अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी क्यों ना हो, ये वही करते हैं जो इनसे कहा जाता है। दूसरे लेवल पर ये मल्टीनेशनल कोऑपरेशंस आते हैं जिसके अंदर सारी म्यूजिक इंडस्ट्रीज़, मूवी इंडस्ट्रीज़, अलग अलग टेक कंपनीज जैसे गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, ये सभी आते हैं। लेकिन ये MNCs भी किसी और के कंट्रोल में है। अब अगर हम थोड़ा डीप लेवल में जाएं तो वहाँ हमें रॉथस्चाइल्ड जैसे लोग मिलते हैं जिनका कंट्रोल लगभग दुनिया के हर एक बैंकिंग सिस्टम के ऊपर है। लेकिन ये लोग भी अकेले इस सिस्टम को कंट्रोल नहीं कर रहे, कोई और भी है जो इनके साथ काम कर रहा है, जिसके लिए हमें इस सिस्टम के बॉटम लेवल पर जाना होगा। अब ये वो पॉइंट है जहाँ पर ये रेप्टिलियंस काम कर रहे हैं। अब चाहे कोई मेरी बात माने या ना माने, लेकिन सच्चाई यही है कि रॉथस्चाइल्ड फैमिली के लोग और कुछ रॉयल ब्लड लाइन्स के एलीट क्लास लोग इन्हीं रेप्टिलियंस यानी जिन और शैतान जैसी चीज़ों के साथ कांटेक्ट में रहते हैं। आप कहोगे कि भाई तुम्हें कैसे पता, तुम क्या इन लोगों से मिले हो कभी? मैं तो नहीं मिला, लेकिन जो लोग मिले हैं उनका रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है मेरे पास। कई सारे लोग जिन्हें अलग अलग तरह के सीक्रेट ऑपरेशंस में ट्रॉमेटाइज किया जाता है, उनमें से कुछ लोगों ने इस बात का जिक्र किया है कि कैप्टिविटी के दौरान उन्हें इन्हीं डेमोनिक रेप्टिलियन एंटिटीज के जरिए टॉर्चर करवाया जाता था। Now in the Illuminati, the Rothschilds are not humans. They're not just the richest family in the world. They are gods in human bodies. They're the sons and daughters of Lucifer in human body. So that this council that I was on is the private priesthood of those gods. And when those gods talk, the priests listen and the priestesses listen, then they tell political people. That's why a handful of witches have so much power over so many political people. Because they're simply just like a tape recorder for some very powerful people that everybody else considers to be holy and to be gods. Late 1988, I started having my first experiences. I didn't know who they were. I didn't know what they were in those first few months. I didn't know they were demons, devils, aliens. I couldn't tell one from the other. And there's a reason for all of this, because it's going to sound a little bit negative at first. It's because it's exactly what they are, and what they are exactly is non-human intelligent beings. अच्छा, मैं ज़रा एक बहुत ही कॉमन फिनोमेना के बारे में बात करना चाहूँगा। आपने देखा होगा YouTube पर ऐसी कई सारी वीडियोस मौजूद हैं जहां पर दिखाया जाता है कि किसी पब्लिक मीटिंग के दौरान या किसी इंटरव्यू के दौरान कुछ म्यूज़िक आर्टिस्ट या किसी पॉलिटिशियन की आंखें बदल जाती हैं। फॉर एग्जांपल, माइली साइरस की एक वीडियो है जिसमें एक इंटरव्यू के दौरान इनकी आंखों की प्यूपिल, जो कि नॉर्मली राउंड शेप की होती हैं, वो राउंड से एलिप्टिकल शेप में ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं, कुछ इस तरह। इसी तरीके से जस्टिन बीबर की भी एक वीडियो है जिसमें कैमरे पर उसकी आंखें अचानक से अजीब किस्म के दिखने लगती हैं, और जैसे ही ऐसा होता है तो अपनी आंखें छुपाने के लिए बंदा अपनी नज़रें कैमरे पर से हटा लेता है। और इसी फिनोमेना को कुछ लोग सबूत के तौर पर पेश करते हैं कि ये लोग रेप्टिलियन हैं, इसीलिए इनकी आंखें ऐसे एलिप्टिकल शेप में ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं। क्योंकि अगर आप एक सांप की आंखें देखेंगे तो उनकी आंखें भी ऐसे ही एलिप्टिकल शेप की होती हैं, और कोइंसिडेंटली सांप भी एक रेप्टाइल ही है, तो यहाँ से ये नाम रेप्टिलियन निकल कर आया है। अब मैं ये नहीं जानता कि माइली साइरस या जस्टिन बीबर की ये वीडियो फेक है या रियल है, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि ये वीडियोस फेक क्यों नहीं हो सकती है। तो जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया कि सीक्रेट सोसाइटी के लोग लगातार इन नॉन ह्यूमन रेप्टिलियन एंटिटीज़ के साथ कांटेक्ट में रहते हैं, और आप जानते ही हैं कि ये रेप्टिलियंस या डीमंस हम इंसानों की नॉर्मल विजिबिलिटी रेंज से बाहर होते हैं, और ये मोस्टली 400 नैनोमीटर से कम और 700 नैनोमीटर से ज़्यादा की रेंज में मौजूद होते हैं। अब ये बिल्कुल हो सकता है कि माइली साइरस के इंटरव्यू के दौरान जो कैमरा इस्तेमाल किया गया हो वो एक इंफ्रारेड या एक यूवी कैमरा हो। आपको शायद पता हो ये बात कि इंफ्रारेड कैमराज 700 नैनोमीटर से ज़्यादा वेवलेंथ वाली चीज़ों को भी देख सकते हैं, और यूवी कैमराज 400 नैनोमीटर से कम वेवलेंथ वाली चीज़ को भी देख सकते हैं, और शायद इसी वजह से इस वीडियो में इस पैरानॉर्मल एक्टिविटी को देखा जा सका।